हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, जो कि एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसमें से मुख्तलिफ किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज, यहाँ तक कि लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में आ सकता है। तो बेहतर ये है कि आप इसे अच्छे तरीके से तैयार करें। आज बायोलॉजी ने हमें हेल्प किया कि हम प्लांट्स की एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ को जो है वो इम्प्रूव कर सकें। यही वजह है कि आज हमने डिजीज रेजिस्टिंग और हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ प्लांट्स जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। हाई यील्ड से मुराद ये है कि उनकी फल और सब्जियां देने की सलाहियत जो है वो बढ़ गई है। इसी तरह हमने ऐसे पोल्ट्री फार्म्स बनाए हैं जहां पे हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए चीप वाइट मीट हासिल करते हैं। इसी तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स और ट्रांसजेनिक प्लांट्स को जो है वो प्रोड्यूस कराया। अब आपको मैं बताऊं कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेट हो उनके सेल्स में, उन्हें हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक प्लांट के अंदर एक क्वालिटी है और ये किसी और प्लांट में भी है, तो आप उस प्लांट में से वो जीन निकाल के दूसरे प्लांट में डाल देंगे, तो इस तरह वो प्लांट जो है वो ट्रांसजेनिक प्लांट बन जाएगा। इसी तरह ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी होते हैं जिनके अंदर फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेट हो। अब ज़रूरी है कि जो दो एनिमल्स हैं, जो कि डोनर है और एक होस्ट है, वो दोनों एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हो। यानी अगर एक बिल्ली है तो दूसरी भी बिल्ली होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हमारे पास क्लोनिंग। क्लोनिंग जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको बस इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए। इसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि अगर आप एक प्लांट से उसका ये टिश्यू लें, उसे आप आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ग्रो करवाएं, तो वो दोबारा से एक प्लांट बन जाएगा। यानी कि ग्रोथ ऑफ टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आउटसाइड इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम, इससे हम कहते हैं कि ये टिश्यू कल्चर टेक्निक है प्लांट्स को ग्रो करवाने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। तो अगला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है पेस्ट्स, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को तकलीफ पहुंचाता है। मिसाल के तौर पर इसमें इंसेक्ट्स और फंजाई आते हैं। अब इनको किल करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को किल करते हैं, फंजाई को ये को किल करते हैं, पेस्टिसाइड्स। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैसे कि हम जानते हैं अगर हम इंसेक्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये कार्सिनोजेनिक होते हैं ह्यूमंस के लिए, क्योंकि ये खुराक में भी शामिल हो जाते हैं। वो खुराक हम खाते हैं तो उससे फिर ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो अब हमारे पास आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरिए। मिसाल के तौर पर एक एम्फिड है जो कि वॉलनट ट्री के ऊपर अटैक करता है, इसको हम वेस्प के जरिए कंट्रोल करते हैं। वेस्प जो है ये जो येलो कलर की तमूड़ी होती है उसको कहते हैं। अगला हमारे पास प्रोसेस है पास्चराइजेशन का। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। इसको डेवलप किया था लुइस पास्चर ने। तो पास्चराइजेशन टेक्निक यूज़ होती है मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए और मिल्क प्रोडक्ट्स को भी प्रिजर्व करने के लिए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है फूड स्पॉइलेज से बचाने के लिए, क्योंकि जब आप इसको प्रिजर्व करेंगे इन प्रोडक्ट्स को तो वो फूड स्पॉइलेज से बच जाएंगे। तो अगला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें पता लगता है कि प्लांट्स को कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत उनकी है और कौन से न्यूट्रिएंट्स की उनको ज़रूरत नहीं है। इस टेक्निक के ज़रिए हम प्लांट्स को एयरेटेड वाटर के अंदर भी ग्रो करवा सकते हैं। यानी अगर आप प्लांट वाटर के अंदर वो वाले न्यूट्रिएंट्स शामिल कर दें तो फिर आप उस प्लांट को वाटर के अंदर भी ग्रो करवा सकते हैं। लेकिन ये टेक्निक फिजिबल नहीं होती क्योंकि ये महंगी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ये एस्ट्रोनॉट्स इसका यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स को ग्रो करवाने के लिए स्पेस में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्पेस में वो मिट्टी के अंदर पौधा नहीं लगा सकते। अगली चीज़ हमारे पास आती है ड्रग ट्रीटमेंट। सबसे पहले आ जाएगा एंटीबायोटिक्स। तो एनी केमिकल सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, उसे हम एंटीबायोटिक्स कहेंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि उस बैक्टीरिया ने उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ कोई भी रेजिस्टेंस डेवलप ना की हो। अगर उसने रेजिस्टेंस डेवलप की है तो हमें उस एंटीबायोटिक को यूज़ करने का कोई फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरह टेक्निक होती है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि कैंसरस पार्ट्स जो होते हैं जिस्म के अंदर, उन्हें हम रिपीटेडली और रेगुलर इंटरवल्स में
रेडियो एक्टिव मटीरियल के ज़रिए शॉक वेव रेडिएशंस का एक्सपोजर करवाते हैं। इससे क्या होता है कि नॉर्मल सेल्स भी किल हो जाते हैं और कैंसरस सेल्स भी किल हो जाते हैं। एक हमारे पास प्रोसेस है कीमोथेरेपी। इसके अंदर हम पेशेंट्स को एंटी कैंसर केमिकल्स जो हैं वो देते हैं रेगुलर इंटरवल्स में, लेकिन इसका भी नुकसान यही है कि कैंसरस सेल्स भी किल हो जाएंगे और नॉर्मल सेल्स भी किल हो जाएंगे। यानी ये कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों में ये नुकसान है कि नॉर्मल सेल्स भी किल हो जाते हैं, बाल वगैरह भी झड़ जाते हैं। आपको पता है, देखा ही होता है आपने, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनके सर पे बाल नहीं होते। तो इस तरह हमारे पास आगे प्रोसेस एक आ जाता है जीन थेरेपी। इस प्रोसेस के ज़रिए हम डिफेक्टिव जीन्स को जो है वो रिपेयर करते हैं। अब इस प्रोसेस में किया क्या जाता है, इस प्रोसेस में एक नॉर्मल जीन को किसी इंसान से हम लेकर आइसोलेट करते हैं और फिर इसे हम होस्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं बोन मैरो के सेल्स के ज़रिए से। इसी तरह उसके जो वो डिफेक्टिव जीन होता है वो रिपेयर हो जाता है। इसी तरह बायोलॉजिकल जो सर्विसेज हैं उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी शामिल हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एड्स की। एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब वैसे सिंड्रोम किसको कहते हैं भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा डिजीज़ जिसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो उसे हम सिंड्रोम कहते हैं। एड्स वैसे एक बहुत ही ख़तरनाक जो है चीज़ है, ये इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसके अंदर बंदे की इम्यूनिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ उस पर अटैक करती हैं और वो उससे लड़ने के काबिल नहीं रहता। ये होता है HIV वायरस की वजह से, जिसे हम ह्यूमन इम्यूनो वायरस करते हैं। ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं उनसे फैलता है। यानी कि ऐसा बंदा जिसको एड्स है, अगर उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो गया, यानी जो एक होता है ना हस्बैंड है उसको एड्स है, तो अमूमन उसकी वाइफ को भी एड्स हो जाता है। तो इसी तरह अगर एक बंदा जो कि एड्स है उसको सिरिंज लगी है कोई, वही सिरिंज आपको लगा दी गई है तो आपको भी एड्स हो जाएगा। तो ये इसको फैलने के तरीके होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस की। तो हीपा का मतलब होता है लिवर और टाइटस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ये होता है एच वायरस की वजह से। एच वायरसेस में शामिल है HAV वायरस, HBV, HCV, HDV और HEV वायरस। आपने सुना होगा ना कि हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C वो इन वायरसेस की वजह से होते हैं। और ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 5 है बायो का, उसमें है ये, वहाँ पे मैं आपको ये पढ़ाऊँगा तफसील से। तो ये भी फैलता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन और कंटेमिनेटेड सिरिंजेस की वजह से और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से जो कि कंटेमिनेटेड हो। अब हमारे पास हमारा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, क्लोनिंग। मेरा अपना तौर पे मैं यही समझता हूँ कि शायद इस दफ़ा आपको बोर्ड में यही वाला लॉन्ग क्वेश्चन आए। वैसे आपने करके सारा जाना है, लेकिन इस चैप्टर में से मेरा ख्याल है कि यही लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो होता क्या है ये क्लोनिंग? ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम यूजेनिक एम्स यानी अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए। इसके अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म की जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए। यानी होता है ना फोटोकॉपी, आपने इसको वैसे ही समझना है कि एक बंदे की फोटोकॉपी बन जाती है क्लोनिंग के ज़रिए। तो अब इस मेथड के ज़रिए क्लोन प्रोड्यूस होते हैं और जो दोनों क्लोन होगा और जो दूसरा बंदा होगा ये दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। और एक और बात ये कि एनिमल्स कभी भी नेचुरली क्लोनिंग नहीं करते, लेकिन कुछ प्लांट्स और इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली क्लोनिंग भी करते हैं। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले ये प्रोसेस परफॉर्म हुआ था स्कॉटलैंड में। जिस साइंटिस्ट ने किया था उसका नाम था इयॉन विल्मट, और फर्स्ट क्लोन जो किया गया था वो एक शीप को किया गया था जिसका नाम रखा था हमने डॉली शीप। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, यार दो तरह की क्लोनिंग होती है, एक होती है आर्टिफिशियल जो हम खुद करवाते हैं, एक होती है नेचुरल क्लोनिंग। ठीक हो गया। अब आर्टिफिशियल क्लोनिंग में क्या होता है, हमने दो सेल लेने हैं। एक हमने लेना है फर्टिलाइज्ड सेल जाइगोट, ठीक है, किसी फीमेल से। एक हमने लेना है डेवलप्ड सेल किसी और इंडिविजुअल से। लेकिन ज़रूरी है कि जिस इंडिविजुअल से ये सेल लिया गया और जिससे ये सेल लिया गया ये दोनों एक ही स्पीशीज़ से हों। यानी अगर एक बिल्ली है तो दूसरी भी बिल्ली होनी चाहिए। आपने क्या करना है कि इसके अंदर से इसका न्यूक्लियस निकाल लेना है और ये डेवलप्ड सेल में से भी उसका न्यूक्लियस निकाल लेना है। इसका न्यूक्लियस डिस्कार्ड कर देना है, उसका न्यूक्लियस ला के आपने इसके अंदर डाल देना है।
फिर आप ये जो आपके पास जाइगोट बना इसको आप उसी फीमेल में इम्प्लांट कर देंगे सूटेबल वॉब में जिसमें से आपने फर्टिलाइज सेल लिया था। और फिर जब वो प्रोड्यूस होगा, वो जो बच्चा होगा वो जेनेटिकल आइडेंटिकल होगा उसके जिसका आपने न्यूक्लियस यूज़ किया था। नेचुरल क्लोनिंग में ये होता है कि मिसाल तौर पर एक फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट, आपको पता है कि एक बच्चा पैदा होता है उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं। तो होता है ये कि ये सेल डिवाइड होता रहता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, लेकिन ये सेल कभी भी अलहदा नहीं होते जब डिवाइड होते हैं। लेकिन अगर एक सेल डिवाइड हुआ है 2 सेल्स में और दोनों अलहदा हो गए हैं तो दोनों ही जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे और दोनों में इतना पोटेंशियल होगा कि वो एक इंडिविजुअल में ग्रो हो सकें। आपने सुना होगा ना ये बच्चे ट्विन्स हैं, इसी तरह ये नेचुरल क्लोनिंग ऐसी होती है, इसमें ट्विन्स ही पैदा होते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्लोनिंग के ज़रिए हमने प्रोडक्शन करवाई है वैल्यूएबल कमर्शियल एनिमल्स की। एग्जांपल इसमें आ जाती है पेडिग्री ऑफ हॉर्सेस की, यानी हमने अपनी मर्ज़ी के जो हॉर्सेस थे जिनके अंदर हम चाहते थे कि यार ये वाली खसूसियात इनमें हों, वो वाले हमने हॉर्सेस जो हैं वो क्लोनिंग के ज़रिए प्रोड्यूस करवाए हैं। तो अगली जो बायोलॉजी ने हमें सर्विस प्रोवाइड किया वो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। सबसे पहले इसमें आ जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपको पता है जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसने हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको बढ़ा दिया। आजकल हर चीज़ यानी क्लोथ्स हो गए, जूते हो गए, वो सारी चीज़ें इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन इससे नुकसान ये हुआ कि हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो गया। ऐसे कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो वेस्ट और इफ्लुएंट्स रिलीज़ करती हैं। ये इफ्लुएंट्स गैस, लिक्विड और सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। ये कार्सिनोजेनिक हैवी मेटल्स इनमें पाई जाती हैं जो कि ह्यूमंस के लिए और दूसरे जानदारों के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। मिसाल के तौर पे लेड है जो कि ऑटोमोबाइल से रिलीज़ होता है, और क्रोमियम है जो कि टिटेनरीज वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे रिलीज़ होता है। ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक होते हैं। अब प्रॉब्लम्स की बात करें तो इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से बायो कंपोनेंट्स जो हैं इकोसिस्टम के वो लूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर होगा ये कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो लाइफ को सपोर्ट करने के काबिल नहीं रहेगा। अब सोल्यूशन क्या करें? सोल्यूशन के लिए बायोलॉजिस्ट आते हैं, क्योंकि आपको पता है हम माशरे के पढ़े लिखे लोग होते हैं बायोलॉजिस्ट, तो हम आते हैं सोल्यूशन के लिए। बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, इन्होंने इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़ू और नेशनल पार्क्स बनाए, जिसका मकसद ये था कि जो भी लोग इनको देखने आएंगे वो ये जानेंगे कि यार ये जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं ये क्या चीज़ें खाती हैं, ये कैसे रहती हैं, वो इनके बारे में जान सकेंगे आसानी से। अगर हम बात करें एक स्पीशी ख़त्म हो रही है उसे हम थ्रेटेंड स्पीशी कहेंगे। अगर ज़्यादा ही ख़त्म हो जाए तो इंडेंजर्ड स्पीशी है। अगर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो एक्सटिंक्ट स्पीशी है। एक्सटिंक्ट स्पीशी की एग्जांपल में डायनासोर्स आते हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं, वैसे पता नहीं थे भी कि नहीं, लेकिन अगर थे तो ख़त्म हो गए, वो एक्सटिंक्ट की एग्जांपल में आते हैं। इसी तरह हमारे पास एक बायो रेमिडिएशन भी सोल्यूशन में आता है। इसके अंदर क्या होता है कि हम इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को ख़त्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सहारा लेकर। एग्जाम्पल मेरे पास एलजी है जिसको हम बायो रेमिडिएशन में जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स की बात करें तो हमारे पास प्रॉब्लम में आ जाता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है हमारे पास वाटर पोल्यूशन। बात ये कि हमारा पाकिस्तान का जो फ्रेश वाटर है वो हाईली पोल्यूटेड हो चुका है इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज की वजह से, क्योंकि ये दोनों निज़ाम पाकिस्तान में ठीक नहीं है। इसी तरह हमारे पास एयर पोल्यूशन भी आया है, क्योंकि ऑटोमोबाइल से जो स्मोक निकलती है जिसमें लेड है उसकी वजह से हमारी एयर भी पोल्यूट हो रही है। ये आपको पता है ना, लाहौर वगैरह में स्मोक बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एयर पोल्यूशन है जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा और मेजर प्रॉब्लम है। अब इसका सलूशन क्या है? वो यही है कि हम पेट्रोल का इस्तेमाल करें जिसमें लेड ना हो। इसके अलावा ये है कि हमारा सीवेज सिस्टम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ख़राबियों का शिकार हो, वो सही और अच्छा होना चाहिए। तो ये आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 1 ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को सारा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़।